हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और प्रतिदिन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया ऐड कर रहे होंगे। मैंने आपको पीजीटी इकोनॉमिक्स जो बिहार का है, जो 15 दिसंबर 2023 को हुआ था, उसका फर्स्ट पार्ट करवा दिया है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 95 तक मैंने सॉल्व करा दिया है। आगे मैं 96 से आज कंटिन्यू करूँगी। ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे, जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम बीपीएससी टीआर 3 आने वाला है। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें आगे वीडियो पाने के लिए। मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करा दूँगी और इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी, वहाँ से आप देख लेना। इससे पहले मैंने बीपीएससी टीआर फर्स्ट जो पीजीटी इकोनॉमिक्स हुआ था, उसका क्वेश्चन भी सॉल्व कराया अपने चैनल पर, और एस्टेट का भी क्वेश्चन सॉल्व कराया है। तो सबसे पहले तो एस्टेट का एग्ज़ाम होगा, तो उसको जाकर आप देखिए, उससे भी काफ़ी आपकी हेल्प होगी। और इसी तरह नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल केटी इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और आपको क्या सहायता चाहिए इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ और काम कर रही हूँ। मैंने नेट भी क्रैक कर रखा है, तो मैं चाहती हूँ कि इकोनॉमिक्स में जितना मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, उससे मुझे बड़ी खुशी होगी। तो बेहिचक आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी आपको। मुझे इंग्लिश में ही सहूलियत होती है आपको पढ़ाने में, बट मैं चाहती हूँ कि आप जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनका भी हेल्प हो जाए, इसलिए मैं हिंदी में भी इसमें क्वेश्चन दिखाती हूँ। तो इससे होता क्या है ना कि मुझे बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है, तो कुछ जो स्टूडेंट है वो लिखते हैं कि स्क्रॉल करने से हमें दिक्कत होती है। तो देखिए, हिंदी जो है उसको दिखाने के लिए मुझे स्क्रॉल करना पड़ता है, तो इसी वजह से मैं करती हूँ। थोड़ा एडजस्ट कीजिए आप भी, थोड़ा मैं भी करती हूँ। मैं पूरा ख्याल रखूँगी कि आपको अच्छे से वीडियो जाए और आपको सहूलियत हो। तो स्टार्ट करते हैं। 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP एट द प्रोडक्शन पॉइंट। तो जो NNP होता है, तो प्रोडक्शन में वो देखा जाता है आपको फैक्टर कॉस्ट पे। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट जो होता है, वही हमारा यहाँ आपको दिखाता है NNP को। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट किस पे मापते हैं, तो इसमें होता है फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, इसको इसमें ऐड करते हैं। 97, excess demand for money according to Sage law in the economy is। तो सबसे पहले तो सेज लॉ है क्या। सेज लॉ कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो ये सप्लाई और डिमांड का रिलेशन बताता है, यहाँ मनी का रिलेशन नहीं बताता है, इसलिए इसमें हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। अब आप 98 देखेंगे। ये पूछता है कि हु प्रोपाउंडेड साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन को किसने दिया था, ये इसमें ये पूछ रहा है। तो इसको दिया था केन्स ने। ये सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं हैं जिनको कि हिंदी में देखने की ज़रूरत पड़े, आपको इंग्लिश में भी मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। आगे मैं उसको दिखा दूँगी क्वेश्चन को, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको सहूलियत हो। 99, द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज कॉल्ड। तो ये पूछ रहा है कि जो कंजम्पशन फंक्शन होता है उसके स्लोप को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपको MPC। ओके, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसका भी हो जाएगा ए, नॉन ऑफ द अबव। इन एन ओपन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज। तो जो ओपन इकोनॉमी होती है, जिसमें कि
हमारी इकॉनमी क्लोज नहीं रहती है, हम फॉरेन के साथ भी अपना जो ट्रेड है वो करते हैं, सर्विसेज जो भी है, प्रोडक्ट जो है भेजते हैं या मंगाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब होता है। तो ये पूछ रहा है कि मल्टीप्लायर का वैल्यू जो होता है वो ओपन इकॉनमी में कैसा होता है, खुली अर्थव्यवस्था में। तो खुली अर्थव्यवस्था में जो होता है ना, वो स्मॉलर देन डैट इन अ क्लोज्ड इकॉनमी। मतलब क्लोज्ड इकॉनमी में जो मल्टीप्लायर का वैल्यू होता है उससे कम होता है ओपन में। तो 100 का आपको हो जाएगा ए। अकॉर्डिंग टू केन्स द इन्फ्लेशनरी गैप इज कॉज्ड बाई। तो केन्स के अनुसार जो होता है वो, ये गैप क्यों होता है? तो क्या होता है, जब डिमांड एक्सेस हो जाता है सप्लाई से, तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है। डिमांड हो जाएगा आपको ज़्यादा हो जाएगा सप्लाई से। जिसको 96 और 99 ये सब देखना है, मैं आपको बस क्वेश्चन का आंसर टिक कर देती हूँ ताकि आपको सहूलियत हो जाए। 96 का ये हो जाएगा, 9 का आपको ये हो जाएगा। मैंने एक्सप्लेन तो ऊपर कर ही रखा है, बस हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं कर दे रही हूँ। 97, 97 का हो जाएगा ई। 98 का हो जाएगा सी, सी हो जाएगा। ठीक है, 101 का हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा। और 100 का हो जाएगा ए। अब है 102। इसमें पूछ रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज हॉट मनी। तो हॉट मनी किसे कहते हैं? तो हॉट मनी आपको कहते हैं FII को, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। इसमें शॉर्ट टर्म के लिए जो है ना इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, 103 है। इसमें पूछ रहा है इफ़ द मनी सप्लाई इज 500 एंड नॉमिनल इनकम इज 3000 देन द वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है 103। इसमें पूछ रहा है आपको वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है। अगर मनी सप्लाई 500 दिया है और नॉमिनल इनकम 3000 दिया है, तो वेलोसिटी ऑफ मनी का फॉर्मूला होता है आपको नॉमिनल इनकम बाई मनी सप्लाई, यानी कि 3000 डिवाइडेड बाई 500। तो ये क्या हो जाएगा 6, सी आंसर हो जाएगा इसका। अब इन दोनों क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। 102 है कि निम्नलिखित में से किसे चलयमान मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बी, FII। और यदि मुद्रा की पूर्ति 500 है और नाममात्र आय 3000 है, तो 3000 को 500 से डिवाइड करेंगे, मुद्रा की गति आपको आ जाएगा सी। अब 4 जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 104, तो इसमें पूछ रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन ऑफ फर्स्टली क्वाइंड बाई। तो मनी इल्यूजन को फर्स्ट टाइम किसने दिया था, यही इसमें पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा फिशर, जो कि ऑप्शन यहाँ से ढक जा रहा है, फिशर इसका ऑप्शन होगा ए। अब 105 है कि द दिस इन्वेस्टमेंट कमीशन वाज सेटअप इन इंडिया। तो इसका हो जाएगा 1996। तो यहाँ मैं आपको 108 भी बता देती हूँ। 108 है कि कमर्शियल बैंक टू एक्सपेंड डिपॉजिट थ्रू एक्सपेंडिंग देयर लोन्स एंड एडवांस इज नोन एज। तो कमर्शियल बैंक कैसे अपने पैसे को बढ़ाती है, इसमें ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो होता है ना वो सी, क्रेडिट क्रिएशन होता है। क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू जो है वो कमर्शियल बैंक अपने पैसे को बढ़ाता है। 106, विच इज़ नॉट द की फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। तो ये पूछ रहा है कि सेंट्रल बैंक का कौन सा इसमें काम नहीं है, फंक्शन यानी कि काम नहीं है। तो पहला है रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई वो देता है
ठीक है। दूसरा है कि ये सही है, मतलब पहला। दूसरा है कि मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज एंड गोल्ड रिजर्व इन अ कंट्री, तो ये भी मैनेज करता है, फॉरेन एक्सचेंज भी आरबीआई डिसाइड करता है, फिर गोल्ड रिजर्व भी रखता है। और सी है कि एक्टिंग एज द लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कि वो एक्ट करता है लास्ट रिजॉर्ट के रूप में। तो ये तीनों ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, यानी कि ई। 107, इसमें पूछ रहा है कि विच इज़ द कॉरपोरेट ऑफिस ऑफ आरबीएल बैंक लोकेटेड। तो ये सारे तो फैक्ट हैं, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं आपको। सी हो जाएगा, मुंबई में लोकेटेड है। 108 मैंने बता दिया था आपको, सी हो जाएगा इसका। मुझे आज एक्चुअली आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जब मैं हिंदी में आपको समझा रही हूँ तो क्या क्वेश्चन भी हिंदी में पढ़ने, जो वर्ड बाय वर्ड दिए हैं उसको ज़रूरी है, या फिर आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो फिर मैं केवल इंग्लिश नहीं करूँगी, ताकि टाइम भी कम लगेगा और ये बार कॉल भी नहीं करना पड़ेगा। 109, इफ़ अ गुड इज पब्लिक गुड, तो ये कह रहा है कि अगर पब्लिक गुड है कोई तो क्या उसका मतलब मेरिट होता है। तो देखिए, पब्लिक गुड जो होता है ना, उसको ना यूज करने से किसी को रोका जा सकता है, ना ही वो किसी के यूज करने से कम होता है। जैसे आप देख लीजिए, सनलाइट हो गया, तो वो एक व्यक्ति के यूज करने से ना ही घटता है और ना ही कोई किसी को रोक सकता है यूज करने से, ठीक है। तो यही उसका कैटेगरी होता है। इसमें हो जाएगा आपको बी, नो वन कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंजॉइंग इट्स बेनिफिट, ठीक है। 110 है कि वैगनर लॉ इज रिलेटेड टू, तो जो वैगनर का लॉ है ना, वो हॉरिजेंटल भी होता है और वर्टिकल भी होता है, ठीक है। इसमें ए और सी दोनों होगा, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 111 है, वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस सपोर्ट्स इन अ मच स्ट्रॉन्गर मैनर द पॉसिबिलिटी ऑफ, तो जब भी स्ट्रॉन्गर मैनर आता है तो इसका होता है कि एन अपवर्ड ट्रेंड इन अ पब्लिक एक्सपेंडिचर, अपवर्ड ट्रेंड रहता है। तो 111 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 112, which one of the following is concerned with principle of maximum social advantage, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कब होता है, ठीक है। तो ये तीनों ही हो जाएगा, टैक्सेशन, पब्लिक डेब्ट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर ओनली, ठीक है। ये तीनों हो जाएगा। इसको डाल्टन लॉ थ्योरी भी कहते हैं, तो डी हो जाएगा। 113, द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इज लॉजिकली मोस्ट कंसिस्टेंट विद द नॉर्मेटिव नोशन ऑफ, तो जो एबिलिटी टू पे होता है ना, वो वर्टिकल इक्विटी की बात करता है, मतलब कि जिसका जितना एबिलिटी है, जिसको जैसे इनकम मिलता है उस हिसाब से वो पे करता है। 114 है, व्हेन देयर इज इलास्टिक डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट हु होल्ड द टैक्स इंसिडेंस, जब इलास्टिक डिमांड होता है ना, तब क्या होता है, जो कंज्यूमर है उसके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है, वो अपने कंजम्पशन को स्विच कर सकता है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसमें सेलर पर सबसे ज़्यादा होता है, मतलब जो टैक्स है वो सेलर, यानी कि जो बेचता है उस पर पड़ता है। अब आपको हिंदी में मैं दिखा देती हूँ। 109 का हो जाएगा बी, जिसमें पूछा गया कि सार्वजनिक वस्तु है, ठीक है। और 110 का हो जाएगा आपको डी, ठीक है, जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों होता है। 111 का हो जाएगा लोक व्यय में बढ़ती प्रवृत्ति होती है, ठीक है, वाइजमैन पिकॉक के बारे में, बी हो जाएगा। और 112, अधिकतम सामाजिक लाभ से कौन सा संबंधित है, तो इसमें तीनों ही, करारोपण, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय सब संबंधित है। करारोपण का कर देय क्षमता जो होता है वो ऊर्ध्वाधर समता पे निर्भर करता है, सी 13 का, 113 का। 114 का हो जाएगा, जब किसी वस्तु की मांग लोचदार होती है ना, तो सबसे ज़्यादा विक्रेता पर टैक्स पड़ता है, टैक्स यानी कि कर।
115 द बर्डन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स इज बॉर्न बाई। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, उस पे इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों सेम ही जो पर्सन है वो उठाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि टैक्स किसी और पे पड़ा और पे कोई और कर रहा है, तो सी हो जाएगा, ऑन होम इट इज़ लिव्ड। 116 इसमें पूछा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसिड क्या होता है। तो ये होता है 36 महीने से ज़्यादा जिसको रख सकते हैं, ठीक है, बी हो जाएगा। जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहीं मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी आपको कहीं 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 कुछ कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा ना, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। 117 इन विच फाइनेंस एक्सपेंडिचर इज डिटरमाइंड फर्स्ट एंड अकॉर्डिंगली ट्राई टू गेट रिवेन्यू। मतलब कि कौन सा ऐसा फाइनेंस होता है जिसमें कि पहले हमारे खर्चे डिसाइड होते हैं फिर उसका रिवेन्यू डिसाइड होता है। तो ये होता है आपको पब्लिक फाइनेंस में, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो पहले क्या करता है, पहले एक्सपेंडिचर डिसाइड करता है फिर रिवेन्यू के बारे में सोचता है, ठीक है। तो यहाँ 117 का हो जाएगा आपको बी। 120 यहीं करवा देती हूँ, सामने है। हु डिटरमाइन द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। तो सेंटर और स्टेट के बारे में फाइनेंस जो रिलेशन होता है ना, उसको फाइनेंस कमीशन बताता है, ये हो जाएगा। 118 टू हुम डू प्रायोरिटी सेक्टर लोन पॉइंट्स। किसको प्रायोरिटी सेक्टर में लोन के लिए रखा जाता है। तो देखिए इसमें रखा जाता है वीकर सेक्शन को, ठीक है। तो वीकर सेक्शन कौन आता है, जैसे कि सी में दिया है कि लोन बीइंग गिवन टू ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ईटीसी। तो इसका सी हो जाएगा, एक्सेट्रा। 119 में ये पूछा है कि फाइनेंस कमीशन जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसका ड्यूरेशन क्या रहा था। तो इसमें 119 में हो जाएगा ए 2021 से 2026 तक। ए हो जाएगा इसका आंसर। 115 में प्रत्यक्ष करों का भार किस पे पड़ता है, तो जिस पर लगाया जाता है, सी हो जाएगा इसका आंसर। 118 में हो जाएगा प्राथमिकता क्षेत्र किसको ऋण देने के लिए दिया जाता है। तो ये छोटे उद्योग और कृषि आदि को दिया जाता है, सी हो जाएगा। 116 में है कि दीर्घकालीन पूंजीगत परिसंपत्ति से तात्पर्य है, बी हो जाएगा, 36 महीने से अधिक के लिए रखी गई पूंजी परिसंपत्ति। और 117 जो है उसमें हो जाएगा कि किस वित्त में व्यय पहले निर्धारित किया जाता है तथा उसके अनुसार राजस्व प्राप्त किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपको सार्वजनिक वित्त, बी। 120 में है कि केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध को कौन निर्धारित करता है, तो वित्त आयोग करता है, ए हो जाएगा। और 119 में 15वें वित्त आयोग का टाइम क्या रहा है, तो 100 टाइम पीरियड 2021 से लेके 2026 तक रहा है, ठीक है। 121 डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या है, इसमें किस सेक्टर में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में। होता क्या है ना कि वहाँ कम लोगों की ज़रूरत होती है लेकिन ज़्यादा लोग काम कर रहे होते क्योंकि उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इसी वजह से। इसीलिए जो एग्रीकल्चर का जो होता है ना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो माना जाता है, ठीक है। एमपी जो है वो जीरो है क्योंकि जितने लोगों की ज़रूरत है उतने से ज़्यादा लोग वहाँ काम करते हैं। 122 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। तो पहला है कि सोशल ग्रोथ इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। दूसरा है सब्सटेंशियल ग्रोथ इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो बी इसका आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे कंट्री में 2015 से 2030 तक एसडीजी यानी कि सब्सटेंशियल डेवलपमेंट गोल चलाया जा रहा है। यही हमारा मॉडर्न कंसेप्ट है डेवलपमेंट का, ठीक है, जिसके 17 गोल है। 123 123 में पूछ रहा है कि अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनके क्या कैरेक्टर हैं, ठीक है। ए में दिया है कि लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बी में दिया है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस, सी में दिया है कि जो पुअर स्टैंडर्ड लिविंग है हमारा और बहुत ज़्यादा पोवर्टी यानी मास पोवर्टी है। तो ये तीनों ही हैं, ठीक है, तो यहाँ डी हो जाएगा।
126 इसमें 126 में पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू मार्क्सेज विच क्लास विल इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम, मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम का कौन अंत करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, सर्वहार ग्रुप जो होता है वही इसका एंड करेगा। विच कमिटी वाज सेटअप टू रिव्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ पोवर्टी लाइन, पोवर्टी लाइन को किसने रिव्यू किया था, तो ये हो जाएगा ए, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको हिंदी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कि ये बस क्वेश्चन फैक्ट वाले हैं। ठीक है, 125 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन नहीं कर रहा है। पहला है प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन में इम्प्रूवमेंट, तीसरा है टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट। तो ये तीनों ही टर्म जो हैं वो हमारे डेवलपमेंट को दिखाते हैं, इकोनॉमी डेवलपमेंट के। तो इसीलिए 125 जो है उसका ई हो जाएगा। 126 ये मैंने बता ही दिया है, 126 का सी हो जाएगा। अब हिंदी में एक बार पढ़ देती हूँ हिंदी वालों के लिए। प्रचंड बेरोजगारी भारत में किस क्षेत्र में मुख्यतः मौजूद है, तो ये कृषि में हो जाएगा बी में। 122 में हो जाएगा कि कौन सा इसमें से सत्य है, तो सतत विकास डेवलपमेंट की आधुनिक अवधारणा है, बी सही हो जाएगा। 123 जो है उसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकासशील देशों की बुनियाद विशेषता है, तो विकासशील देशों का ए बी सी तीनों हो जाएगा, क्योंकि निम्न विकास सूचकांक रहता है, कृषि पर निर्भर रहते हैं और जीवन स्तर काफ़ी नीचा रहता है। इसमें 126 में पूछ रहा है कि मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद व्यवस्था का अंत कौन सा वर्ग करेगा, तो सर्वहार वर्ग सी हो जाएगा। 125 है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास शब्द को स्पष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसमें तीनों ही स्पष्ट कर रहे हैं, तो डी हो जाएगा। और 124 में हो जाएगा कि गरीबी रेखा की समीक्षा किसने की थी, तो सुरेश तेंदुलकर समिति ने की थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो अच्छा लगता है उसको भी लिखिए। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए वीडियो लेकर आने के लिए। मुझे भी समय नहीं है, मैं समय निकाल कर आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। ठीक है, थैंक यू।